नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज फिर से एक नए सब्जेक्ट के साथ में बीए, बीएससी और बीकॉम वाले सभी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए एक नए सब्जेक्ट पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यू सीरीज के रूप में, जिसमें दोस्तों कम से कम 250 क्वेश्चनों पर हमें डिस्कस करना है। इसमें दोस्तों हमें कुछ टॉपिक वाइज क्लासेस होगी, कंप्लीटली यूनिट फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक जितनी भी यूनिट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैं सिलेबस भी डिस्कस करवाऊंगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी क्लासेस हो सकती, जितने टॉपिक हैं उन हर टॉपिक पर क्लासेस होगी। इसके बाद में 3 से 4 इसी सब्जेक्ट पर मास्टर क्लासेस भी आने वाली है। तो दोस्तों इसके तहत हम जो है मैक्सिमम इतने क्वेश्चन हम कर लेंगे कि एग्जाम में हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज से एक और नया सब्जेक्ट उद्यमिता विकास, ठीक है ना, जिसका काफी लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो दोस्तों आज हमारा इस पर उद्यमिता विकास पर पहला सेशन होने जा रहा है, और पहले सेशन में ही मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर नंबर 1 है इसमें हम बात करेंगे 2 टॉपिकों पर, सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे उद्यमिता विकास की अवधारणा और महत्व, और दूसरा टॉपिक होने वाला है उद्यमी एवं साहसी के अंतर्गत इनका अर्थ, लक्षण, प्रकार और महत्व पर। क्लियर है? तो ये 2 टॉपिक हम आज कवर करेंगे। तो आइए पहले हम इसके सिलेबस को जान लेते हैं कि कौन कौन से सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। क्लियर दोस्तों, शुरू करते हैं सेशन को। और मैं आगे बढ़ूं क्योंकि पहला लेक्चर है, इसलिए आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी आप नोटिफाई करवा दूं कि ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये जो सेशन स्टार्ट हो रहा है ये 2023 से लेकर के 2027 तक के सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा, है ना, उपयोगी होगा। आइए, तो दोस्तों जो भी नए स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू फॉलो करते हैं उनको अच्छे से पता ही है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनको भी बता दूं कि हमारे द्वारा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि फाउंडेशन के अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, बीए में जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, है ना, भूगोल वगैरह, जितने भी विषय हैं लगभग सभी विषयों पर हमारी क्लासेस हो चुकी है और कुछ विषयों पर अभी चल रही है। तो उन सभी की लिंक आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा। वहां पर सभी सेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, सभी विषय देखने को मिल जाएंगे, और पूरे विस्तार पूर्वक। सिर्फ एमसीक्यू सीरीज नहीं, एमसीक्यू सीरीज सिर्फ आपको देखने को मिलेगी मात्र और मात्र किसमें, आपके फाउंडेशन कोर्स वाले विषयों को लेकर के। बाकी सभी विषयों की जो क्लासेस होती है वो पूरी विस्तार पूर्वक अर्थात की डिटेल क्लासेस होती है, जहां पर हम हर टॉपिक को पूरे विस्तार से डिस्कस करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन करने से होगा ये कि आपको हमारी डेली क्लासेस के अपडेट मिलते रहेंगे। दोस्तों ये जो सिलेबस है ये सभी बीए के छात्रों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ ही साथ में बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए के सभी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर फर्स्ट ईयर कर दिया गया है, इट्स ओके, ठीक कर देंगे इसको, है ना, सभी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसमें हम बात करेंगे उद्यमिता विकास के, और उद्यमिता विकास के अंतर्गत जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है ये सारे टॉपिक आपके सामने हैं दोस्तों। तो अभी हमने फर्स्ट यूनिट को उठाया है, और फर्स्ट यूनिट में हम विशेष रूप से उद्यमिता विकास के परिचय पर सबसे पहले बात करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इसके बाद में जो उद्यमी या साहसी हैं उसका अर्थ क्या है, उसका प्रकार क्या है, महत्व क्या है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो एक भी आपको पूरे सिलेबस का एक भी टॉपिक में आगे छोड़ूंगा नहीं, मतलब हर टॉपिक को इसके अंतर्गत कवर करेंगे इस पूरी सीरीज में एमसीक्यू फॉर्मेट में, ठीक है ना। ये 3 यूनिट आपके सिलेबस में देखने को मिलती है फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत, तीनों यूनिट के हर एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन, और आज का पहला प्रश्न है कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। क्या कहा जा रहा है कि उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का जोड़ है। कौन कौन से 3 आधारभूत तत्व हैं? अन्वेषण, नव प्रवर्तन और अनुकूलन, ठीक है ना। ये 3 आधारभूत तत्व है, मतलब फाउंडेशन है उद्यमिता के। क्लियर है? तो अन्वेषण, नव प्रवर्तन और अनुकूलन, ठीक है। ये कहा किसने कहा, ये अर्थात की ये परिभाषा किसने दी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो दोस्तों देखिए 4 विद्वानों के नाम, मतलब 4 अर्थशास्त्री ही हैं, और इनके नाम पूछे गए हैं आपसे, इनमें से पूछा गया, तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा एच.डब्ल्यू. जॉनसन के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। अब देखिए इतनी आसानी से मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि देखिए सुनिए, भले ही आपका फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत है ना, और भले ही आपसे एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाने हैं,
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप पूरे डिटेल में उस किताब को पढ़े नहीं जो किताब आपके पास में है। ओके, अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं तो एमसीक्यू में ही पढ़ के और हमारा काम चल जाएगा। तो अगर वास्तविक रूप से अच्छे नंबर की प्राप्ति चाहते हैं ना आप लोग, तो भले ही एमसीक्यू को फॉर्मेट में आपसे पूछे जा रहा है, लेकिन दोस्तों कम से कम एक बार तो आपको रीड आउट करना चाहिए। जो भी आपके पास पुस्तक है उसको पूरे विस्तार से एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। एक बार तो कम से कम पढ़ लीजिए, तो जो खास खास जानकारी होती है ना वो आपके दिमाग में सेव हो जाती है, एग्जाम के टाइम पे बहुत काम आएगी आपके, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको रिवीजन लगाना है तो रिवीजन एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं दे ही रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो दोस्तों उद्यमिता के 3 आधारभूत तत्वों को अन्वेषण, नवप्रवर्तन और अनुकूलन जो बताया है, ये परिभाषा दी थी, ये एच डब्ल्यू जॉनसन साहब ने के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी, ठीक है ना। ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन विचारकों के अनुसार उद्यमिता क्या है? प्राचीन विचारकों के अनुसार, ध्यान रहे प्राचीन है ना, और प्राचीन और आधुनिक विचारक अलग अलग होंगे, इनके जो विचार होंगे वो अलग अलग होंगे। तो प्राचीन जो विचारक रहे हैं या प्राचीन जो अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने उद्यमिता के बारे में कुछ चर्चाएं की है, उनका मत क्या था उद्यमिता को लेकर के? उनके अनुसार क्या बिना जोखिम वाले व्यवसाय को चुनना उद्यमिता था? बिना जोखिम वाले व्यवसाय को चुनना। ऑप्शन बी, नव प्रवर्तन करना। क्या नव प्रवर्तन करना उद्यमिता था प्राचीन विचारकों के अनुसार? या फिर व्यवसाय के जोखिम को वहन करना ही प्राचीन विचारकों के विचार थे उद्यमिता को लेकर के? या उपरोक्त में से कोई नहीं? कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो दोस्तों जो प्राचीन विचारक रहे हैं या फिर कहें कि प्राचीन जो अर्थशास्त्री रहे हैं जिन्होंने उद्यमिता की परिभाषाएं दी है, उद्यमिता को उल्लेखित किया है, उनके का कहना था कि उद्यमिता क्या है? उद्यमिता है जोखिम को लेना, जोखिम उठाना, है ना, कि व्यवसाय का जो जोखिम उठाता है वही उद्यमी है। क्लियर है? इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात कि ऑप्शन सा एकदम करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी परेशान ना हो, आप बिल्कुल देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस सीरीज से। इसके बाद में यार तो गूगल ट्रांसलेटर है ना आपके पास में, उससे आप इजीली उसको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यार यहाँ पर भी अगर इंग्लिश भी साथ लेके आऊंगा ना तो थोड़ा भरा भरा सा पेज लगेगा, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, कमेंट आएगी, तो मैं इसको इंग्लिश में भी कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण उद्यमिता के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थात ये कि उद्यमिता का इन चारों में से कौन सा गुण नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 गुण उद्यमिता के हैं, 1 गुण नहीं है। देखिए, संगठन एवं समन्वय करने की योग्यता। यार उद्यमिता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि एक व्यापार करना, बिजनेस करना, ठीक है। तो बिजनेस में, व्यापार में संगठन की आवश्यकता होती है, संगठन होगा, समन्वय होगा, तभी तो संगठन बन पाएगा ना। तो इसकी योग्यता होना चाहिए एक उद्यमी में, एक साहसी में, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा नव प्रवर्तन करने की योग्यता, तो जी हाँ, एक उद्यमी में इतनी क्षमता या इतनी योग्यता होना चाहिए, इतना वो कौशल हो जिससे भाई नव प्रवर्तन कर सके, जो नहीं है वो लेकर आ सके, तभी तो उद्यमी बन पाएगा वो, है ना। ऑप्शन सा बोलता है युद्ध कौशल की योग्यता। अब उद्यमी को कहीं युद्ध लड़ने थोड़ी ना जाना है, उसे तो व्यापार करना है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी देख लीजिए, उच्च उपलब्धि पाने की योग्यता। तो ये तीनों योग्यताएं जो है एक समान दिख रही है, जो कि एक बिजनेसमैन में होना चाहिए, एक उद्यमी में होना चाहिए, है ना। बस युद्ध कौशल की, कोई बिजनेसमैन युद्ध नहीं लड़ता है ना, युद्ध नहीं लड़ता है। युद्ध कौशल की योग्यता ये उद्यमिता का गुण नहीं है। ऑप्शन हमारा सा एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। दोस्तों देखिए, इस क्लास का जो टाइम है ना वो याद, देखिए रुक रुक के बातें याद आती है। मैं स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोला क्योंकि आप लोग ना काफी लेट हो जाते हो, है ना, बोर हो जाते हो। इस क्लासेस का टाइम इवनिंग का 6 बजे का ही है, लेकिन आज पहली क्लास थी तो काफी सारा डेटा हमें तैयार करना होता है, थंबनेल तैयार करना होता है, इसलिए क्लास लेट हो रही है आज, लेकिन कल से ये 6 बजे ही मिलेगी आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, उद्यमिता के माध्यम से व्यक्ति क्या नहीं बनता? उद्यमिता के एंटरप्रेन्योर के माध्यम से व्यक्ति क्या नहीं बनता? स्वार्थी नहीं बनता, समन्वयक नहीं बनता,
या महत्वाकांक्षी नहीं बनता या सृजनकर्ता नहीं बनता। तो जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है, उद्यमी बनता है, तो वह समन्वय की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, सृजनकर्ता की योग्यता उसके अंदर आ जाती है, महत्वाकांक्षी भी वो बन जाता है कि थोड़ा सा बिजनेस व्यापार स्टार्ट किया, उसके बाद में और अधिकतम पाने की उसकी लालसाएं बढ़ती चली जाती है, इसलिए उसको महत्वाकांक्षी भी बोल सकते हैं। लेकिन स्वार्थी नहीं बनता है, स्वार्थी नहीं बनता। तो उद्यमिता का या एक उद्यमी का ये गुण नहीं है कि वो स्वार्थी बने, वो स्वार्थी व्यक्ति कभी उद्यमी हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है? भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता क्या है? अनावश्यक है, आवश्यक है, भार है या समय की बर्बादी है? समझिएगा, यहां पर भारतीय उद्योगों के संबंध में अगर हम चर्चा करें तो भारतीय उद्योगों के संबंध में उद्यमिता आवश्यक है या आवश्यक नहीं है, या हमारे भारतीय उद्योगों के लिए भार होगा, एक्स्ट्रा लोड होगा, या फिर समय की बर्बादी होगा। तो भारतीय उद्योगों के परिप्रेक्ष्य में उद्यमिता क्या है दोस्तों? आवश्यक है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमिता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? उद्यमिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? जॉनसन ने किया, टेलर ने किया, रिचर्ड कैंटिलोन ने किया, या फिर हेनरी फेयाल ने किया? तो दोस्तों, उद्यमिता शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया उद्यमिता शब्द का, ये इसका प्रयोग रिचर्ड कैंटिलोन ने किया था, जो कि ये आयरिश के एक अर्थशास्त्री रहे, अर्थशास्त्री और लेखक भी थे। आयरिश के अर्थशास्त्री और लेखक भी थे रिचर्ड कैंटिलोन। ठीक है, तो इन्होंने ही उद्यमिता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। फिर से मैं दोस्तों रिपीट करवा दूं आप लोगों को। देखिए, इन सभी प्रश्न उत्तरों को समझना अगर आप आसानी से देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे जनरल प्रयोग में सामान्य प्रयोग में नहीं आते हैं, तो उनसे संबंधित जब प्रश्न पढ़ते हैं ना, थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। जैसे कि उद्यमिता वाला ये जो सेशन है, इसमें कुछ शब्द ऐसे आएंगे या कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो समझ में नहीं आएंगे। अब क्यों समझ नहीं आएंगे? क्योंकि हमने उनको पढ़ा नहीं है। और कुछ ऐसे जैसे कि समाज शास्त्र को देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस को देख लीजिए, तो या अर्थशास्त्र को, तो उनमें सब प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें आसानी से समझ आ जाते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में भी। लेकिन जब पर्यावरण की बात करते हो, उद्यमिता विकास की बात करते हो, योग ध्यान की बात करते हो, तो ऐसे कई ऐसे अन्य विषय हैं जिन्हें विस्तार से पढ़ने के बाद ही उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आसानी से लगाए जा सकते हैं, अन्यथा वो आपको आखिर तक परेशान करेंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही टास्क दी है कि आपके पास जो पुस्तक है उद्यमिता विकास की, उसको मैं ज्यादा लोड नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक बार पढ़ लीजिए। याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसकी तैयारी करवाऊंगा बेहतर तरीके से इसी एमसीक्यू फॉर्मेट के माध्यम से ही। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा आपके पेपर में जो आपका इस सीरीज से बाहर चला जाए। सारे के सारे प्रश्न लगने वाले हैं, सारे प्रश्न लगने वाले हैं, है ना। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर के इस सेशन को अटेंड करें। लेकिन मेरी एक बात जरूर मान लीजिएगा आप लोग कि आपको पूरे डिटेल में आपकी पुस्तक से इसको पढ़ना जरूर है। अरे आधे घंटा रोज ही पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा यार। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 है, उद्यमिता की विशेषता क्या है? उद्यमिता की विशेषता पूछी गई है। जोखिम उठाने की क्षमता उद्यमिता की विशेषता है। ऑप्शन बी बोलता है नव प्रवर्तन करने की योग्यता। ऑप्शन सी आ और बा दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आसानी से आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ऑप्शन सा हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि उद्यमिता की विशेषता क्या है? अरे जोखिम उठाने की क्षमता। जिसमें जोखिम उठाने की क्षमता नहीं होगी वो व्यापारी कैसे बन सकता है, बिजनेसमैन कैसे बन सकता है, एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता है? संभव ही नहीं है। नव प्रवर्तन करने की उसमें योग्यता होना चाहिए। नव प्रवर्तन करना मतलब कि कुछ नवाचार लेकर के आना, ठीक है ना। तो ये दोनों ही गुण उसमें होते हैं, मतलब दोनों ही उद्यमिता की विशेषताएं हैं, इसलिए ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्यमिता का महत्व पूछा गया है। संतुलित आर्थिक विकास, संतुलित आर्थिक विकास। उद्यमिता के आने से अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की हलचल होती है? तो देखिए, अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास होता है, तीव्र परिवर्तन और नवीनीकरण होता है, साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। तीनों बिंदुओं को पहले आप समझ लीजिए। उद्यमिता का महत्व की अगर बात करें तो इसका महत्व क्या है? देखिए दोस्तों, उद्यमिता को जब किसी देश में बढ़ावा दिया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप को जब बढ़ावा दिया जाता है, तो उस देश की अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास होने लगता है। संतुलित विकास का मतलब यह हुआ कि पूरे देश में एक जैसा विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक वर्ग बहुत ज्यादा जो है अमीर बन जाता है,
नहीं, और एक वर्ग जो है बहुत ज्यादा गरीब रह जाता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संतुलित आर्थिक विकास होना चाहिए। तो उद्यमिता इस कार्य में जो है अपनी अहम भूमिका निभाती है। दूसरा है तीव्र परिवर्तन और नवीनीकरण, नवकरण या नवीनीकरण। तो तीव्र परिवर्तन कि जो अर्थव्यवस्था लंबे समय से सुप्त पड़ी हुई थी, सोई हुई थी, उसको जगाकर झकझोर के और उस अर्थव्यवस्था का विकास करना भी जो है उद्यमिता का ही कार्य होता है ना। और जब किसी देश में उद्यमिता को महत्व दिया जाता है तो वहां पर तीव्र परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। और तीव्र परिवर्तन किस रूप में होते हैं? तो नवीनीकरण के रूप में होते हैं। आर्थिक विकास में कई ऐसे नवीनीकरण होते हैं जिससे अर्थव्यवस्था का विकास होता है। तो ये भी इसका गुण है, मतलब महत्व है। तीसरा बात करता है साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। तो आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जैसे कि अगर आप ज्यादा दूर ना जाएं, अगर अफ्रीका महाद्वीप को भी देखोगे तो अफ्रीका महाद्वीप में जिसमें 70 देशों से ज्यादा देश है अफ्रीका महाद्वीप में, उसमें कई देश दोस्तों ऐसे हैं जो अपने संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और वो संसाधनों का सही से उपयोग ना कर पाने के कारण ही वो आज भी उसी गरीबी से जूझ रहे हैं जो कि आज से 100 साल पहले जूझ रहे थे। समझ पा रहे हैं? जैसा कि भारत को अगर आप देखोगे तो भारत को आज 50 साल पहले चले जाइए, तो भारत भी 50 साल पहले अपने जो संसाधन थे, जो साधन थे, उनका सही से उपयोग नहीं कर पा रहा था। इस कारण से हम भी गरीबी से कभी लंबे अरसे तक जूझे हैं। तो वही स्थिति आज भी कुछ देशों की बनी हुई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम साधनों का सही प्रयोग करना सीख ले तो हम इस गरीबी के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। और ये बाहर निकलना कौन सिखाता है? साधनों का सही प्रयोग करना कौन सिखाता है? तो उद्यमिता सिखाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उद्यमिता के तीनों ही महत्व है, तीनों ही महत्व, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि एवं सफल इकाइयों की स्थापना क्या है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना और सफल इकाइयों की स्थापना मतलब कि कुछ ऐसी इकाइयां दैट मींस व्यापार, बिजनेस है ना, कंपनियां। तो ऐसी सफल कंपनियों की स्थापना होना, और जब सफल कंपनियों की स्थापना होगी तो क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी। तो ये क्या है? ये उद्यमिता की विशेषता है क्या? नहीं भाई, उद्यमिता का महत्व है ये। अगर उद्यमिता को हम महत्व देंगे तो क्या होगा? सफल इकाइयों की स्थापना होगी, और उन सफल इकाइयों की स्थापना होने से क्या होगा? रोजगार के अवसर बढ़ने लगेंगे। इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 है। दोस्तों थोड़ा सा प्रयास आप भी किया करें, क्या होगा ज्यादा ज्यादा गलती होगा ना, प्रयास आप भी किया करें कमेंट सेक्शन के माध्यम। लाइव चैटिंग चल रही है आपकी ना, तो लाइव चैटिंग के माध्यम से सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो सभी रिप्लाई जरूर किया करें यार। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर भी एक एक्टिवनेस की ना फीलिंग आएगी कि हाँ हम भी सेशन देख रहे हैं और हम भी एक्टिव बने हुए हैं। एक बार करके देखिएगा। आप जो एक दो क्वेश्चन का आप गलत देंगे, लेकिन अपने आप फिर राइट आंसर चूज करने लग जाएंगे आप लोग, है ना। स्टार्टिंग कीजिए, कोशिश कीजिए। जो नहीं करते उनको बोल रहा हूं, और जो कंटिन्यू रिप्लाई कर रहे हैं ना, उनको बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, उद्यमिता की समाजशास्त्रीय विचारधाराएं कितनी है? समाजशास्त्रीय विचारधाराएं, दरअसल दोस्तों देखिए अलग अलग क्षेत्रों की विचारधारा दी गई है। समाजशास्त्रीय विचारधाराएं अलग है ना, राजनीतिक विचारधाराएं इसकी अलग है, भौगोलिक विचारधाराएं अलग होती, कई प्रकार की। जिस प्रवृत्ति के विचारक हैं उन्होंने अपने अनुसार विचारधाराएं दी है। तो उसी तरह से जो समाजशास्त्री रहे हैं उन्होंने जो विचारधाराएं व्यक्त की है उद्यमिता को लेकर के, वो कुल 4 विचारधाराएं व्यक्त की गई है। कितनी? 4 विचारधारा, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमिता के समाजशास्त्री मॉडल में कौन शामिल नहीं है? समाजशास्त्री मॉडल में अब ध्यान रहे, फ्रैंक डब्ल्यू यंग मॉडल, BF हॉसलिज मॉडल, या शुम्पीटर मॉडल, या फिर कोकेन मॉडल। ध्यान रहे, जब कभी ऐसा प्रश्न फंस जाए और कुछ याद ना हो तो दोस्तों एक थोड़ा सा ना कॉमन सेंस आप लोग लगा सकते हैं। जैसे कि फ्रैंक डब्ल्यू यंग मॉडल, मुझे नहीं पता, वास्तविक रूप से मुझे खुद नहीं पता ये कौन है, इन सबको मैंने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा। ठीक है। BF हॉसलिज मॉडल, तो हाँ इनका मुझे पता है, इन्होंने समाज शास्त्र को लेकर के मॉडल दिया है आपने। ठीक है, सामाजिक मॉडल दिया है इन्होंने। कोकेन मॉडल भी समाज शास्त्र के अंतर्गत मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये 2 का पता था, ये समाज शास्त्री रहे हैं। लेकिन शुम्पीटर साहब को कौन नहीं जानता? शुम्पीटर साहब को कौन नहीं जानता? शुम्पीटर दोस्तों एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं।
है ना। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे हैं और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समाजशास्त्री मॉडल में कौन शामिल नहीं है। अब कोई अर्थशास्त्री समाजशास्त्री मॉडल क्यों देगा, समझ पा रहे हैं ना। तो शुम्पीटर कौन है, अर्थशास्त्री रहे हैं, इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में मॉडल दिया है। उद्यमिता के बारे में बात की है, उद्यमिता के क्षेत्र में इन्होंने आर्थिक मॉडल दिया है, मनोवैज्ञानिक मॉडल भी दिया है इन्होंने। कौन सा, मनोवैज्ञानिक मॉडल भी। ऑप्शन हमारा इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमिता की मनोवैज्ञानिक विचारधारा। देखिए मनोवैज्ञानिक विचारधारा में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है। बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मनोवैज्ञानिक विचारधारा दी है, व्यक्त की है अपनी उद्यमिता को लेकर के, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन रहे हैं, तो यहाँ शुम्पीटर साहब ही रहे हैं। शुम्पीटर का मॉडल ही सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा, मनोवैज्ञानिक विचारधारा क्या होती है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा मतलब है कि जिसमें मानव के मन के भाव को पहले से ही अनुमान लगा लिया जाए। ठीक है, मानव के मन के भाव का पहले से अनुमान मतलब कि पूर्वानुमान लगा लेना ही मनोवैज्ञानिक विचारधारा कहलाती है। ठीक है, शुम्पीटर मॉडल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहे हैं मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्यमिता के आर्थिक मॉडल के प्रमुख प्रणेता कौन है। आर्थिक मॉडल के प्रणेता पूछे गए हैं। मार्शल रॉबिन्स, पेपनेक, हैरिस। तो उद्यमी देख अलग अलग मॉडल बताया ना मैंने आप लोगों को अभी। समाजशास्त्री मॉडल अलग है, मनोवैज्ञानिक मॉडल अलग है, आर्थिक मॉडल अब आ चुका आपके सामने। तो आर्थिक मॉडल के प्रणेता कौन है, तो आर्थिक मॉडल सबसे पहले किसने दिया था, तो यहां पर आर्थिक मॉडल जो है पेपनेक और हैरिस साहब ने दिया था। किसने, पेपनेक और हैरिस ने। ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है टीबी राव एवं बीएस वेंकट की विचारधारा का संबंध है। मतलब ये कि टीबी राव साहब और वेंकट राव कौन सी विचारधारा से संबंधित है। आर्थिक विचारधारा से मतलब कि उन्होंने आर्थिक मॉडल दिया, मनोवैज्ञानिक मॉडल दिया, सामाजिक मॉडल दिया या एकीकृत मॉडल दिया। तो दोस्तों टीबी राव, ध्यान याद रखना इस बात को ना, यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि जब उद्यमिता विकास को पढ़ते हो तो अधिकतम आपके मन में क्या चलता है, आर्थिक चलता है। क्यों, क्योंकि उद्यमिता जो है आर्थिक क्षेत्र से डायरेक्टली संबंधित है, प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। इसलिए आप आर्थिक मॉडल को क्लिक ना करें। नाम भी ध्यान रहे कि उद्यमिता विकास पर कई क्षेत्रों से जो है मॉडल दिए गए हैं। सामाजिक मॉडल, समाजशास्त्री मॉडल भी इसके हैं, आर्थिक मॉडल भी है, तो साथ साथ मनोवैज्ञानिक मॉडल भी है। कई प्रकार के हर क्षेत्र के मॉडल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान रहे नाम के अकॉर्डिंग टीबी राव और बीएस वेंकट राव, इन्होंने जो मॉडल दिया था वो एकीकृत मॉडल दिया था। कौन सा, एकीकृत मॉडल दिया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्री वेंकट राव ने उद्यमिता विकास की जो अवस्थाएं बनाई हैं उनमें है, मतलब बनाई है मतलब बताई है। तो वेंकट राव ने उद्यमिता विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई है, उत्प्रेरणा, पहचान, विकास एवं संवर्धन या सभी। तो दोस्तों वेंकट राव ने ये सारी विशेषताएं इसकी बताई थी, सारी अवस्थाएं बताई थी कि जब कोई एक उद्यमी या साहसी साहस करके, जब कोई एक व्यक्ति सामान्य मनुष्य जब साहस करके उद्यमी बनता है ना, उसी को उद्यमी कहते हैं, उसी को साहसी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति उद्यमी बनता है तो उसे कई स्टेपों से गुजरना पड़ता है एक सफल उद्यमी बनने के लिए। उत्प्रेरणा, पहचान, विकास एवं संवर्धन, ये सारे उसकी स्टेप हो सकती है। क्लियर है। ऑप्शन द मतलब कि डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, अंतिम बिंदु है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो लक्ष्य प्राप्ति उद्यमिता का लक्ष्य प्राप्ति याद देखिए, कोई भी उद्यमी बनता, कोई भी व्यापारी बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर है, तो जब वो अपने जो है बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो उसका लक्ष्य क्या होगा, उसका लक्ष्य होगा कि उसने जो गोल बनाया था ना उसे प्राप्त कर लेना, अंतिम बिंदु तक पहुंच जाना। ठीक है ना। तो उद्यमिता का जो लक्ष्य प्राप्ति होती है वो अंतिम बिंदु तक पहुंचना होती है। क्या होती है, अंतिम बिंदु तक पहुंचना होती है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 उद्यमिता के विकास तत्व समूह हैं, 4 ऑप्शन, व्यक्तिगत, वातावरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। उद्यमिता के विकास तत्व समूह है, समझिएगा यहां पर प्रश्न को समझ ली। कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो प्रश्न ही समझ नहीं आते, तो ऑप्शन कैसे समझेंगे, राइट कैसे मारेंगे, है ना। बड़ी एक चैलेंजेबल होता है। कई प्रश्न होते हैं ऐसे, जैसे ये प्रश्न से ऑप्शन का अगर सामान्य रूप से पढ़ोगे बिना समझे तो बताइए कोई तालमेल बैठ पा रहा है इन दोनों का, प्रश्न का और इसके ऑप्शनों का। उद्यमिता के विकास तत्व समूह है और व्यक्तिगत, वातावरण,
है ना? नहीं, अब समझिए इसको कैसे। उद्यमिता विकास की जब हम बात करते हैं, उद्यमिता के विकास की बात करते हैं किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, तो उद्यमिता का विकास किस परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है? किस परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है? क्या उद्यमी सिर्फ ये सोच ले कि मेरा विकास, मेरी वृद्धि अर्थात मेरी समृद्धि ही सर्वोपरि है, बाकी सब क्षेत्रों को वो भूल जाए, जैसे कि समाज को भूल जाए, राष्ट्र को भूल जाए, पर्यावरण को भूल जाए? क्या ये सही होगा? या फिर कोई उद्यमी सिर्फ ये सोचे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ देश का ही विकास करना है, मतलब सार्वजनिक का ही विकास करना है, स्वयं का नहीं करना है, तो क्या ये पॉसिबल है? तो दोनों कंडीशन अलग अलग रूप में पॉसिबल नहीं है, दोनों को साथ मिलाना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगी। तो उद्यमिता विकास के तत्व जो समूह है, वो समूह व्यक्तिगत भी है और वातावरण भी है, सार्वजनिक भी है, कई और भी पक्ष इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन दोनों एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। उद्यमिता के लिए नव प्रवर्तन है, उद्यमिता के लिए नव प्रवर्तन क्या है? आवश्यक है? अरे एग्जैक्टली यार, आवश्यक होगा, ठीक है ना? उद्यमिता के लिए नव प्रवर्तन, भाई उद्यमिता है, उद्यमिता का विकास करना है तो परिवर्तन तो लाना पड़ेगा ना, और परिवर्तन को लाने को ही तो नव प्रवर्तन कहते हैं। तो नव प्रवर्तन तो बहुत आवश्यक है ना? ऐच्छिक नहीं है, परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। अनावश्यक, अरे हटाओ, वैकल्पिक भी नहीं है, भाई परिवर्तन तो लाना ही पड़ेगा, बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, व्यवहारिक दृष्टिकोण विचार है। व्यवहारिक दृष्टिकोण विचार है किस प्रकार का? प्राचीन विचार है, नव प्राचीन विचार, आधुनिक विचार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो व्यवहारिक दृष्टिकोण जो है वो आधुनिक विचार है, उद्यमिता को लेकर के, उद्यमिता को लेकर के कैसा है? आधुनिक विचार है, ठीक है ना? व्यवहारिक दृष्टिकोण, जबकि प्राचीन विचार क्या था? सिर्फ जोखिम उठाना, ठीक है ना? याद आ रहा है? जोखिम उठाना कौन सा विचार था? प्राचीन विचार था। आधुनिक विचार कौन सा हो गया आपका? व्यवहारिक दृष्टिकोण, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर विचारधारा किस मॉडल से संबंधित है? अंतर विचारधारा, अंतर विचारधारा किस मॉडल से संबंधित है? एलन फॉगेंसन मॉडल से, या जॉन कुनकेल मॉडल से, या मैक्लीलैंड मॉडल, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतर विचारधारा पर जो मॉडल है, अंतर विचारधारा का जो मॉडल है, एलन फॉगेंसन मॉडल से संबंधित है। किनसे? एलन फॉगेंसन मॉडल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। यदि विकास की गति को आधार मानकर चलें तो उद्यमी का स्वरूप कैसा होगा? मूल प्रवर्तक का होगा, संचालक का, प्रबंधक का होगा, लघु नव प्रवर्तक कर्ता का होगा, या उपरोक्त सभी? तो एग्जैक्टली ऑप्शन डी हमारा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि अगर विकास की गति को अगर हम आधार मान ले कि विकास किस गति से हो रहा है, तो उस विकास की गति के आधार पर चलें तो उद्यमी का स्वरूप मूल प्रवर्तक का भी हो जाएगा, संचालक का भी होगा, प्रबंधक का भी होगा, और लघु नव प्रवर्तनकर्ता का भी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा, ज्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 30 प्रश्नों पर हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना? 30 प्रश्नों पर बहुत कम, मात्र 8 प्रश्न और बचे हैं जिन पर डिस्कस करना है। निश्चिंत रहे, बहुत जल्दी क्लास कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। निम्न में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? कौन सा लक्षण होना चाहिए? नवाचार का, जोखिम उठाने का, पहल करने का, ये सभी तो आसान सा सवाल था, ठीक है ना। सतर्क उद्यमी, नकलची उद्यमी और आलसी उद्यमी, भाई हो सकते हैं ना। सतर्क भी होता है, नकलची भी होता है जो सिर्फ नकल करता है, और आलसी उद्यमी भी होता है जो बहुत ज्यादा करने में विश्वास नहीं करता है। तो इनको, इन सभी को किन श्रेणियों में उद्यमी का वर्गीकरण किया जाना उचित होगा? मतलब इन जो अलग अलग टाइप के जो उद्यमी हैं, इनका वर्गीकरण कैसे होना चाहिए? अर्थव्यवस्था के आधार पर होना चाहिए, या फिर नव प्रवर्तन की योग्यता के आधार पर होना चाहिए, या फिर सामाजिक लाभ के आधार पर होना चाहिए? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर देखिए, हम किसी भी उद्यमी का, मतलब बिजनेसमैन का, जो उद्यमी है, जो नए नए व्यापार लेकर के आ रहे हैं, बिजनेस लेकर के आ रहे हैं, उनका आकलन या उनका वर्गीकरण हम अर्थव्यवस्था के आधार पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सुनिए, जरूरी नहीं है कि जो सतर्क व्यक्ति है उसके पास पैसा ज्यादा पैसा लेकर के आया वो बिजनेस स्टार्ट करने, और यह भी कोई जरूरी नहीं है कि जो नकलची उद्यमी है उसके पास ज्यादा पैसा ना हो, या आलसी उद्यमी के पास ज्यादा पैसा ना हो। भाई किसी के पास कितना भी पैसा हो सकता है, कितने भी पैसे लगा करके वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है ना। वो तो डिपेंड करता है ना कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है।
तो जरूरी है क्या आलसी व्यक्ति के पास पहले से पैसा अच्छा खासा नहीं होगा? ठीक है, तो यहां पर उल्टा भी तो हो सकता है ना कि आलसी जो उद्यमी था वो उसने अत्यधिक पैसा लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। वो जो सतर्क और ईमानदार जो उद्यमी था वो ज्यादा पैसा नहीं लगा पाया क्योंकि थे ही नहीं उसके पास में। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के आधार पर हम उद्यमी का वर्गीकरण नहीं कर सकते, बल्कि उसका वर्गीकरण हमें करना चाहिए योग्यता के आधार पर, उसके कौशल के आधार पर। और उसकी योग्यता और कौशल कहां दिखता है, किसी भी उद्यमी का कहां दिखेगा? उसके प्रवर्तन में, नव प्रवर्तन में, कि उसने नया क्या किया है। ठीक है ना, और नया क्या किया है और कितना किया है, इसी से पता लग जाता है कि कौन उद्यमी ईमानदार है और कौन उद्यमी आलसी है और किसने किसकी नकल की। बात समझ आ रही ना? इसलिए इसका ऑप्शन बात सही होगा, माफ कीजिएगा, बात सही होगा। अगला प्रश्न है, विकासशील अर्थव्यवस्था में उद्यमी की प्रमुख भूमिका होती है। विकासशील अर्थव्यवस्था में, विकासशील जो देश होते हैं उन देशों की अर्थव्यवस्था के लिए या उन देशों में, विकासशील देशों में उद्यमी की क्या भूमिका होती है? एक प्रवर्तक, संगठनकर्ता और समन्वयकर्ता की भूमिका होती है, एक पूंजीपति की होती है, एक जोखिम वहनकर्ता की होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था में जो है एक उद्यमी की एक प्रवर्तक के रूप में वो भूमिका निभाता है, संगठनकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है, समन्वयकर्ता के रूप में भूमिका निभाता है। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, 25 है, एक अच्छे उद्यमी के व्यवसाय में क्या पाने की प्रबल चाह होती है? कोई भी बिजनेसमैन होगा, कोई भी उद्यमी अगर आएगा, है ना, कोई भी उद्यमी आएगा उधम मचाने, तो उसकी प्रबल चाह, प्रबल इच्छा क्या होगी? पारिश्रमिक, मतलब अधिक से अधिक पैसा उसको मिले, स्वतंत्रता की, व्यक्तिगत लक्ष्य की, या उच्च उपलब्धि की। एग्जैक्टली कोई उद्यमी अगर उधम मचाने आएगा ना बिजनेस क्षेत्र में, तो उच्च से उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की आकांक्षा लेकर के वो आएगा। उसके अंदर प्रबल चाह होगी उच्च उपलब्धि की। क्यों? क्योंकि उद्यमिता का लक्ष्य क्या होता है? अंतिम बिंदु पर पहुंचना, और वही अंतिम बिंदु कौन सा हो सकता है? उच्च उपलब्धि। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमी वह व्यक्ति है जो विचारों को लाभदायक व्यवसाय में रूपांतरित करता है। बहुत प्यारी परिभाषा है, बहुत अच्छा कथन है। उद्यमी वह व्यक्ति है जो अपने विचारों को लाभदायक व्यवसाय के रूप में बदल देता है। यह कथन किसने दिया था? वालरस ने दिया था, आर्थर देविंग ने दिया था, एली ने, या बर्न ने? दोस्तों ये कथन जो है आर्थर देविंग ने दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं, उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य, उद्यमियों का प्रबंधकीय कार्य है ना, मैनेजमेंट रिलेटेड जो वर्क होता है वो, है ना, क्या है? नियोजन है, संगठन है, निर्देशन है, ये सभी है। एग्जैक्टली सभी होगा। ठीक है ना, मैनेजमेंट में, प्रबंधन में ये सभी आ जाएंगे ना, नियोजन करना, संगठन करना और उनको निर्देशित करना, मतलब निर्देशन देना। ऑप्शन द इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है। ये किसने कहा? पीटर एफ ड्रकर ने कहा, मार्शल ने कहा, या शुम्पीटर ने कहा, या फिर जेबी से ने कहा? इसका राइट ऑप्शन होगा मार्शल साहब। कौन? मार्शल। ठीक है ना, उद्यमी उद्योग का कप्तान होता है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार ही जो है ये पूरा उद्यम चलता है। एक जहाज की तरह, जैसे एक जहाज का कप्तान जहाज को हैंडल करता है ना, जहाज का कप्तान का ही अंतिम निर्णय होता है जहाज में, चाहे वो किसी परिस्थितियां बने। ठीक है, अंतिम निर्णय किसका? जहाज के कप्तान का ही होता है। जहाज के कप्तान के अनुसार ही सबको काम करना पड़ता है, ये रूल है। तो उसी तरह से यहां पर मार्शल साहब ने कहा कि उद्योग में भी जो उद्यमी है वो भी कप्तान का रोल प्ले करता है ना, उसी की बातें मानी जाती है यहां पर। अब ये कप्तान अर्थात जो उद्यमी है वो चाहे तो अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को डुबा भी सकता है, उभार भी सकता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, उद्यमी का गुण, नवाचार, सकारात्मकता, नेतृत्व। ये तो है अभी तक के सभी, मतलब कि ऑप्शन डी सही है। लास्ट प्रश्न है, उद्यमी की विशेषता नहीं है भ्रष्ट होना नहीं है, अवसरवादी एग्जैक्टली रहेगा, जैसे ही मौका मिलेगा चौका लगाएगा, अवसरवादी। ठीक है ना, पेशेवर, जी हाँ, अरे पेशेवर होगा तभी तो अपने उस क्षेत्र में ही तो आकर के जो है उद्यमी बनेगा वो। ठीक है ना, वो साहसी होगा तभी तो उसने जो है साहस किया है। किसका? उसने साहस किया है। ठीक है ना, अरे भाई कोई भी नव प्रवर्तन करने का साहस करना ही तो उसका साहसी कहलाएगा ना। कोई भी नव प्रवर्तन करने वाला व्यक्ति ही तो साहसी कहलाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से दोस्तों हमारे आज का सेशन होता है कंप्लीट। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भ्रष्ट होना उसकी विशेषता नहीं होती है उद्यमी की, ठीक है। अब होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भ्रष्ट होना कोई विशेषता नहीं होती किसी भी उद्यमी की, जरूरी नहीं है। कल वाले सेशन में लेक्चर नंबर 2 में हमें दोस्तों यहाँ पर 3 टॉपिक, माफ कीजिएगा 4 टॉपिक हमें डिस्कस करना है। 4 टॉपिक डिस्कस करना है जो फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। लास्ट वाला जो नवाचार वाला आ रहा है, ये नवाचार वाला जो टॉपिक है दोस्तों, ये नवाचार वाला टॉपिक फर्स्ट सेकेंड यूनिट से संबंधित है। ये नवाचार वाला टॉपिक सेकेंड यूनिट से संबंधित है। क्या बात है, पेन कहाँ गायब हो गया भैया? दोस्तों सेकंड टॉपिक आप देख रहे हैं, ये टॉपिक ये नवाचार वाला ये सेकंड यूनिट से संबंधित है। बाकी आपको देख एमसीक्यू सीरीज है ना, तो इसमें कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। कंटिन्यू एक सीरियल वाइज टॉपिक चलते चलिएगा। तो कल वाले सेशन में भी हम 30 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे और इन 30 क्वेश्चनों में हम इन 4 टॉपिकों को फ्री कर लेंगे। ये 4 टॉपिक, ठीक है ना। नए उद्यम, महिला ग्रामीण उद्यमिता, प्रतिवेदन तैयार करना और नवाचार, ये 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिक को हम 30 क्वेश्चन के माध्यम से कवर कर लेंगे। अब ऐसा क्यों? आज हमने 2 टॉपिक में 30 क्वेश्चन लिए, कल वाले सेशन में 4 टॉपिकों पे 30 क्वेश्चन क्यों? तो मेरे दोस्तों, मैंने कहा ना आपसे कि मैं आपको कचरा नहीं दूंगा, जो वास्तविक रूप से आपके लिए आवश्यक होगा ना, मैं वही दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इसलिए निश्चिंत होकर के बिल्कुल इस सीरीज को ना लेक्चर नंबर 1 से ही इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिएगा, कंटिन्यू रूप से, है ना। एक भी लेक्चर मत छोड़िएगा। लास्ट में मैं आपको 4 से 5 मास्टर क्लासेस भी दूंगा, उसमें भी 30 क्वेश्चन ही लूंगा, लेकिन 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फर्स्ट यूनिट से लेकर के लास्ट यूनिट के सभी टॉपिकों पर चर्चा कर सकते हैं। अलग अलग टॉपिक में नहीं होगा, वहां मिक्स होगा, तो रिवीजन का आपको बहुत शानदार जरिया बन जाएगा। और वहां पर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इस सीरीज पूरी सीरीज में हमने डिस्कस नहीं किए होंगे। अलग से क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और एग्जाम देकर के घर आने के बाद आप कहते हैं कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस से बाहर था, इसलिए हम इसको नहीं लगा पाए, कभी पढ़ाई नहीं हमने। तो ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको देने वाला हूं आखिरी में 4 सेशन के माध्यम से इसी सीरीज में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। क्लासेस धीरे धीरे सभी अपने अपने टाइम पर कंटिन्यू होने जा रही है दोस्तों, चल रही है धीरे धीरे, ठीक है। कोशिश करेंगे 9 बजे वाली क्लास आपको देने की मैं पूरा प्रयास करूंगा। थोड़ा बहुत लेट अगर होगा, देखिए 9:30 10 तक भी क्लास हुई ना तो मैं क्लास ले लूंगा। अगर ज्यादा लेट हुआ तो संभवतः फिर वो कल ही क्लास हो पाएगी, 9 वाली, रात में 9 वाली। 9 वाली क्लासेस चल रही है वो आपके पर्यावरण की, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।